और आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आपको जितना जल्दी हो सके जनवरी मंथ के अंदर अंदर और लगभग 20 दिन के अंदर आपको पूरी साइंस कवर अप करा दूंगी विद इन स्मॉल टाइम। और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए जिस नोट से मैं आपको ये कवर करा रही हूँ तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट करना, वीडियो को सपोर्ट करना, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपके लिए बाकी चैप्टर्स की भी वीडियोस लेके आ सकूं। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब भी कोई केमिकल चेंज होता है ना, हम उसी को केमिकल रिएक्शन कह देते हैं। हमारे आसपास नेचर में बहुत तरीके के केमिकल चेंजेस होते रहते हैं जिसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी चीज़ कन्वर्ट होती रहती है, उसी को हम केमिकल चेंज कह देते हैं। और केमिकल चेंज जहाँ भी होगा वहीं केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि आयरन जो है, जब ऑक्सीडेशन होता है आयरन का, यानी कि जब आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या सराउंडिंग के कांटेक्ट में आता है तो उस पर जंग लग जाता है आयरन पे, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस, जिससे कि प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, वो भी एक केमिकल चेंज के थ्रू ही होता है। रेस्पिरेशन, जिसमें हम सांस लेते हैं, देखो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन और हम बाहर निकालते हैं CO2, तो अंदर कुछ तो ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ है ना कि हमने जो सांस ली उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट बाहर आ रहा है, तो रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। या फिर हम बात कर सकते हैं जो डिकम्पोजिशन होती है किसी भी डेड मैटर की, जो बैक्टीरिया या फंगाई जो भी डिकम्पोज करती हैं डेड मैटर को, यानी कि डेड बॉडी या मतलब कोई पशु पक्षी जो भी डेड हो चुके हैं, तो ये सब डिकम्पोजिशन, ये सभी भी केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन कहने का सीधा मतलब क्या है कि या तो इन चारों में से कोई ना कोई चीज़ चेंज होगी, या तो उसकी स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड में, कुछ भी, या तो कलर चेंज होगा, या फिर कोई ना कोई गैस इवोल्यूशन होगी। जैसे कि रेस्पिरेशन में मैंने बात की, हम लेते ऑक्सीजन है लेकिन निकालते CO2 है, तो अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है। या फिर टेम्परेचर में चेंज होगा टेम्परेचर में, इसमें हमारी दो तरह की रिएक्शंस आ जाती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, जिसमें आगे मैं आपको बताऊंगी। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखो जब भी कोई भी प्रोसेस अंडरगो करता है किसी केमिकल चेंज के, तो हम लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका देखते हैं। देखो रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट होते हैं राइट हैंड साइड। जैसे कि ये एक रिएक्टेंट है X, एक रिएक्टेंट है Y, इन दोनों ने रिएक्ट किया और Z प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, ये रिएक्टेंट 1 है, ये रिएक्टेंट 2 है और ये हमारा प्रोडक्ट है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, और जैसे मैं ये एरो इंडिकेट कर रही हूँ, इस एरो का मतलब क्या है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है। ये एरो जो है डायरेक्शन बताता है रिएक्शन की। और जैसे कुछ कुछ केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं जिनमें इस एरो के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा होता है, उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट, जिसके बारे में मैं आपको इसमें आगे बताने वाली हूँ। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के। जैसे कि हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उसके कांटेक्ट में आके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, जो कि एक वाइट पाउडर सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं ना, कुछ और सब्सटेंस बना रहे हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन है। सिमिलरली देखो मैंने इसमें जो भी केमिकल रिएक्शन इंक्लूड किए ना, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारी NCERT बेस्ड हैं। तो आप चाहे आप CBSE से कर रहे हो, चाहे आप HBSE से बोर्ड की तैयारी कर रहे हो विद इन 10th क्लास, तो उसमें ये जो NCERT की इक्वेशंस होती है ना, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनको जो भी मैंने इसमें मेंशन की है, आप इनको ज़रूर से ज़रूर एक बार स्टडी करके जाना जब भी आपको एग्जाम हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो जिंक से कम है, यानी कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर ZnSO4 और H2 बच जाएगा, यानी कि जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने एग्जाम्पल देख लिया कि केमिकल इक्वेशन ऐसी कुछ होती हैं जिसमें एक तरफ रिएक्टेंट होता है, एक तरफ प्रोडक्ट होते हैं, और एक एरो जो है वो इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अब हम बात करते हैं
क्या केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड भी होती हैं? देखो, बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जितना वेट एक तरफ है उतना ही दूसरी तरफ हो। बैलेंस का मतलब किस चीज को फॉलो करना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। वो जितना शुरुआत में है उतना ही बाद में रहेगा। उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है लेकिन उतना ही रहेगा वो। या हम अदर वर्ड्स में कहें, द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट्स में जो एटम हैं उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तरीके से हम देखते हैं इसको, जैसे कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया और बनाया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, Mg का एक ही एटम है यहाँ पर, O2 के यहाँ दो एटम है। O2 है ना, ऑक्सीजन के लिए हम खाली O सिंबल यूज करते हैं ना, तो O2 के लिए 2 एटम है। और यहाँ देखो MgO, Mg एक है और O भी एक है। तो क्या ये बैलेंस्ड है? ये बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन के दो एटम हैं और यहाँ ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है। मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो अभी तक बैलेंस्ड नहीं है। तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? हमने देखा कि मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है। अगर मैं यहाँ O2 है, जो यहाँ पे O2 है, हमें मेनली तो ऑक्सीजन ही बैलेंस करनी है। तो हम क्या करेंगे? ये देखो, हमने यहाँ पे मैग्नीशियम के आगे दो एटम्स मैग्नीशियम के जोड़ दिए। अब ये पूरा का पूरा कंपाउंड है। अब इसको ऐसे मत लिख देना कहीं MgO2, ऐसे नहीं है। उससे पूरा कंपाउंड की कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाती है। अगर पूरा का पूरा कंपाउंड है ना, पूरे के ऊपर ही साथ में एटम लगा सकते हो, फिर बाद में उसको इधर वाली से शिफ्ट करके और दूसरे एटम को उससे बैलेंस करना है। लेकिन ऐसा मत करना कि उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को ही चेंज कर दो। तो यहाँ देखो, हमें O2 बैलेंस करना था, तो हमने इसके दो, ये O2 को बैलेंस करने के लिए हमने ऑक्सीजन के यहाँ पर दो एटम्स को रख दिया। लेकिन अब इससे क्या हुआ? मैग्नीशियम के भी दो एटम्स हो गए, तो हमने 2 यहाँ लगा दिए। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। मैग्नीशियम के देखो दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं, ऑक्सीजन के दो यहाँ पे हैं और दो यहाँ पे हैं, तो ये बैलेंस हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। जैसे कि हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया, तो क्या बना? ZnSO4 और हाइड्रोजन निकली। अब देखो ये बैलेंस्ड है। जिंक के कितने एटम है? एक एटम यहाँ है, यहाँ कितना है? एक ही एटम है। H2 है, दो एटम है हाइड्रोजन के, दो ही एटम यहाँ है। सल्फर के एक, ऑक्सीजन के चार, सल्फर के एक और ऑक्सीजन के चार। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने इससे बात की, आयरन को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या बना? आयरन ऑक्साइड, और यानी कि फेरिक ऑक्साइड भी बोल देते हैं हम इसको, और हाइड्रोजन। अब देखो ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों? यहाँ तो आयरन का एक ही एटम है और यहाँ आयरन के 3 एटम हैं। यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम है और यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो सिमिलरली हमने इसको भी बैलेंस किया है। देखो, यहाँ हमने इसके 3 एटम थे तो हमने 3 एटम आयरन के यहाँ लगा दिए अलग से, कोई प्रॉब्लम इतने में तो नहीं। अब यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम थे तो हमने 4 एटम इसमें वाटर में जोड़ दिए। लेकिन इससे क्या हुआ? हाइड्रोजन के एटम बढ़ गए, तो हमने हाइड्रोजन के एटम यहाँ जोड़ दिए। अब देखो ये सारे तीन आयरन के एटम, यहाँ पे भी 3 आयरन के एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम, और हाइड्रोजन के 8 एटम, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 8 एटम। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। देखो, हम यहाँ किसके बारे में बात करते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन में। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी इसमें इंपॉर्टेंट बनती है। ये भी मैंने बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखी हुई है, लेकिन मेरा यहाँ इसको लिखने का मोटिव एक तो ये था कि एक तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसमें मैं कैटलिस्ट बताने वाली हूँ आपको। जैसे कि जब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, जिसमें क्या बनता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वाटर वापसी बनता है। तो देखो ये बैलेंस्ड है। ये आप अब चेक कर सकते हो, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल करके बता दिया था, तो आप इसको चेक करना कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। बाकी में ये बैलेंस्ड ही लिखी हुई है मैंने, बट फिर भी एक बार चेक करना। अभी हम बात करते हैं कैटलिस्ट पे। देखो, यहाँ हमने कैटलिस्ट की बात की है। अब हमने इस पे इसके एरो के ऊपर स्पेशली लिखा है कि ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, इनको हम बोलते हैं कैटलिस्ट।
ये है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिनके कारण केमिकल चेंज हो रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है केमिकल चेंज के लिए, यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी ये केमिकल चेंज पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल चेंज को कॉज करते हैं, जो कारण बनते हैं केमिकल चेंज होने का। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैग्नीशियम रिबन को, जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करना चाहते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर क्या बनता है कि देखो, हमने ऊपर एक रिएक्शन पढ़ी थी, ये देखो, मैग्नीशियम जब भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना, एक लेयर की तरीके से काम करती है उसके ऊपर। अब हम अगर उसको बर्न करना चाहें तो वो अच्छे से बर्न नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ऑलरेडी एक लेयर और प्रेजेंट है, तो उसको बर्न होने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए इस लेयर को निकालने के लिए, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है ना एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसके सरफेस पर, वो एक एज अ प्रोटेक्शन काम कर रहा है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न नहीं होने देता ढंग से। तो इसलिए हम इसको रब करते हैं पहले सैंड पेपर के साथ, तभी मैग्नीशियम जो है प्रॉपरली बर्न हो पाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 5 तरीके की होती हैं: कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, या फिर हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जब दो चीजें कंबाइन करें। कॉम्बिनेशन में एक रूट वर्ड आता है कंबाइन, यानी कि जब दो या ज्यादा सिंपल सब्सटेंस कंबाइन करते हैं एक अलग और कॉम्प्लेक्स सिंपल प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी कि दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करेंगे एक कॉम्प्लेक्स सिंगल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। हमने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट भी लिए हैं और सिंपल भी लिए हैं, लेकिन मैंने एनसीईआरटी का कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ा है। तो ये जो भी एग्जाम्पल हैं, अगर आप इन नोट से पढ़ते हो तो इनको ज़रूर याद करना, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। और या तो एग्जामिनर आपको ये रिएक्शन पूछ लेगा, उसमें आपको एग्जाम्पल डालने पड़ेंगे, या फिर इनको बैलेंस करना पूछ लेगा, या आप बोलेगा कि भाई आपको ऐसे पूछ लेगा कि इन रिएक्शंस को कंप्लीट करो, तो आपको ये रिएक्शंस पता होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक सर्टेन रेशियो में रिएक्ट करता है तो वो बनाता है वाटर। ठीक है, ये क्या हुआ, दो रिएक्टेंट्स ने मिलाया और एक प्रोडक्ट बना दिया। अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, क्विक लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है स्लेक्ड लाइम, जिसका जो मतलब जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं। इसको भी याद कर लेना है, आगे काम आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कैल्शियम ऑक्साइड को और हाइड्रोजन को, सॉरी वाटर को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है हीट। तो देखो, हीट कोई ऐसा मतलब उसमें नहीं है, एक प्रोडक्ट तो हमारे ये ही है, ये तो एक अलग से एक गैस है जो पास हो रही है, जो मेन प्रोडक्ट है वो यही है। अब हीट निकल रही है, हीट का मतलब क्या है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। रिएक्शन के टाइम अगर हीट निकल रही है तो टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है ना, रिएक्शन में टेम्परेचर मतलब बढ़ रहा है ना, हीटिंग हो रही है विद इन अ रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट निकलती है, और जिसमें हीट मतलब इवॉल्व नहीं होती है और अंदर ही अंदर वो होती है, उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। एक्सो मतलब जो बाहर निकल रही है। ठीक है, अब देखो CaO और H2O रिएक्ट करता है तो स्लेग लाइम बना लेता है और हीट निकलती है। अब कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है तो CO2 बनाती है। रेस्पिरेशन कैसी है, हम बात करते हैं रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है। रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जब देखो, हम जब सांस लेते हैं, हम लेते तो ठंडी हवा है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड हम मुंह से निकलती है वो गर्म होती है। आपने कभी ऐसे सर्दियों में आप फूंक मारते हो, अपने हाथों को गर्म करते हो, वो किस लिए होता है? क्योंकि अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिससे बाहर हीट निकलती है हमारे माउथ से, हमारे नोज से। ठीक है, ये हाँ, तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये रेस्पिरेशन का एक इक्वेशन है, इसमें इधर एनर्जी आएगा, ये थोड़ा सा कट गया है बट कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। जैसे कि जब भी हम कोई भी सांस, जैसे हम सांस लेते हैं
तो हम ये जो ऑक्सीजन है हमारे सेल्स में जाती है, सेल्स में हमें हमारी एनर्जी जनरेट होती है। वो कैसे जनरेट होती है? जो भी हम सांस लेते हैं या कुछ भी हम खाते पीते हैं, या उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, हमारे सेल्स में ग्लूकोज बनता है, वो एनर्जी से वो ब्रेक डाउन होती है, जो उनसे हम ग्लूकोज बनाते हैं। और उसके बाद ग्लूकोज बनने के बाद हमारे सेल्स में वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। जो भी हमारा खाना होता है, जो हम खाना खाते हैं, उस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, हमारे मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना। वो न्यूट्रिएंट्स को जब हम ब्रेक डाउन कर देते हैं ना, तो उसमें ग्लूकोज बनता है। वो न्यूट्रिएंट्स का हमारा ब्रेक डाउन करने पर ग्लूकोज फॉर्म होता है, और ये ग्लूकोज जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं ना, जो हम सांस लेते हैं, तो इससे बनती है एनर्जी, जो यहाँ पर मिस हो गई लिखनी, मतलब दिख नहीं रही है, एनर्जी। साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बनता है वाटर। अब आप बोलोगे कि वाटर कहाँ बनता है? ये बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है, 1 मिनट। आप बोलोगे वाटर कहाँ बनता है? देखो, वाटर ऐसे विजिबल नहीं है, लेकिन जो वेपर्स हैं या ड्रॉपलेट्स हैं वो आपको दिखेंगे। जैसे कि जब ठंड होती है, ठंडे के मौसम में जब हम शीशे पे ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब हम अपने जो CO2 है माउथ से, उसको जब बाहर की तरफ पुश करते हैं एकदम से, तो हम देखते हैं कि हमारा जो शीशा है ना वो धुंधला हो जाता है। वो इसलिए होता है, उसमें आता है ना हल्के हल्के वेपर्स, ये वही वही वाटर है, ये वो वाटर वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में। तो ये हमारा रेस्पिरेशन रिएक्शन है, जो कि मैंने किस में बताया आपको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। सेकंड हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज करना मतलब हिस्सों में टूटना, डीकम्पोज होना, यानी कि जब एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक करता है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। जैसे कि कोई कंपाउंड है AB, वो टूट गया A और B में। जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, मैंने एग्जाम्पल काफ़ी दे रखे हैं, तो आप इनको ज़रूर एक बार लर्न कर लेना, क्योंकि ये सारे कंप्लीट द रिएक्शन में इस फॉर्मेट में या बैलेंस करने में आते ही आते हैं। देखो, जैसे लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने इसको हीट अप किया तो ये किस में टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। ऐसे ही हमने फेरस सल्फेट को जब हीट पास की तो क्या हुआ? फेरिक ऑक्साइड में टूट गया, साथ में सल्फर, साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। यानी कि इसमें दिखाने का सिंपल मतलब ये है कि एक कंपाउंड जो है दो अलग अलग कंपाउंड्स में टूट रहा है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में। ठीक है। ऐसे सिमिलरली जो लेड नाइट्रेट है, ये भी हमने जब इसको हीट पास की तो लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में टूट गया। फिर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस कर देता है कम रिएक्टिव वाली को। जैसे कि दो इंसान है, एक बस की सीट है, तो दो इंसान है, एक पूरा हट्टा कट्टा है और एक ऐसे दुबला पतला है, जिसके अंदर जान भी कम है और दिखने से भी लगता है कि ये तो एक थप्पड़ में गिर ही जाएगा। तो वो डरता हुआ क्या करेगा? अगर वो दूसरा उससे सीट मांगेगा, सोचेगा अभी मैं इससे क्यों ही भिड़ूं, वो क्या करेगा? वो जो ताकतवर है वो उसकी सीट पे बैठ जाएगा। तो यही चीज होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि एक ज्यादा ताकतवर यानी कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे कि ए कोई भी ताकतवर एलिमेंट है और BC एक कंपाउंड है, तो B जो है इससे कम ताकतवर है, तो B को ये साइड कर देगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे कि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। मैं आपको बताऊंगी आगे, मैंने ये रिएक्टिविटी सीरीज भी बता रखी है, तो मैं उसमें बताऊंगी आपको। आयरन जो है कॉपर सल्फेट से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा? कॉपर को इस तरफ शिफ्ट कर देगा, कॉपर को हटाएगा, कहते तुम हटो और मैं जो है इसके साथ बॉन्ड बनाऊंगा, आयरन सल्फेट बनाऊंगा। सिमिलरली जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ZnSO4 बनेगा और कॉपर अलग निकल जाएगा। लेड ज्यादा है कॉपर क्लोराइड से रिएक्टिव, तो लेड क्लोराइड बनेगा और कॉपर अलग। अब हम बात करते हैं हमें कैसे पता कि कौन सा किससे ज्यादा रिएक्टिव है? तो उसके लिए भी एक टेबल और एक सीरीज है, जो कि है रिएक्टिविटी सीरीज। यानी कि जो हम इससे ऐसे ऊपर जा रहे हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव की तरफ जा रहे हैं। देखो, गोल्ड सिल्वर तो सबको पता है कि रिएक्टिव बहुत ही कम होते हैं। अगर गोल्ड सिल्वर रिएक्ट मतलब होते हुए होते तो इतने ज्यादा इनकी ज्वेलरी भी इसलिए ही बनती है ना, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है उतने। ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं गोल्ड सिल्वर।
ठीक है। और सिल्वर कभी कभार अगर थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। मैंने इस चैप्टर में कुछ भी ऐसे टॉपिक नहीं छोड़ा है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज़ मैंने इसमें कवर अप की है और कोशिश किया है कि आपको बेस्ट से बेस्ट मैं इसमें करके दूँ। तो हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ की। रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या होता है, देखो सबसे पहले लीस्ट रिएक्टिव है। गोल्ड सिल्वर तो हमें वैसे ही याद रह जाएगा कि मरकरी भी हमें याद रह जाएगा, और कॉपर तो हमने इतनी जगह रिप्लेस होता हुआ देख लिया कि हमें पता है कि कॉपर तो वीक है। हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, ये वाले ज़्यादा कम रिएक्टिव है, यहाँ से ज़्यादा रिएक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सबसे इनमें सबसे जो कम ताकतवर है वो बनता है लेड, टिन, आयरन, जिंक। तो आपको इसी फॉर्मेट में आप कुछ ना कुछ ट्रिक बना के इसको लर्न कर लो, बाकी आपको पता चल जाएगा जब आप ये दो चार रिएक्शंस लर्न कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन एलिमेंट किसको रिप्लेस करेगा। तो हम उसके बाद बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया कि उठो मुझे यहाँ बैठना है। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दो बंदे दो अलग बंदों को रिप्लेस कर रहे हैं, दो कंपाउंड्स एक्सचेंज कर रहे हैं आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, ए बी है और सी डी है। अब इसने देखा कि मुझे तो इसके पास बैठना है और ये बोलते कि मुझे इसके पास बैठना है, तो यानी कि ए डी बन गया और सी बी बन गया, यानी कि दोनों ने आपस में कम रिएक्टिव और ज़्यादा रिएक्टिव ने एक्सचेंज मार के दो अलग कंपाउंड्स को फॉर्म कर दिया। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं Na2SO4 और बैरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है तो सोडियम तो सोडियम क्लोराइड बना देता है और बैरियम बैरियम सल्फेट बना देता है। बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम ने भी जगह चेंज कर ली, बैरियम ने भी, दो अलग अलग कंपाउंड्स हमें मिल गए हैं। और ये जो बैरियम सल्फेट यहाँ बना है ना, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये पूछा जाता है बैरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है। वाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल रह जाते हैं रिएक्शन के अंदर, जो सॉल्युबल नहीं हो पाते ना, उनको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ये वाइट कलर का होता है तो इसलिए हम वाइट प्रेसिपिटेट बोल देते हैं बैरियम सल्फेट को। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस की, जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस, या अगर ये भी समझ नहीं आए तो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन को गेन कर गया विद इन अ रिएक्शन। रिडक्शन, अगर उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है तो किसी किसी ना किसी के पास से तो गेन किया होगा, तो जिसके पास से उसने लिया ऑक्सीजन वो तो खाली रह गया, तो रिडक्शन में क्या होगा, लॉस हो जाएगा ऑक्सीजन का। या हम अदर वर्ड्स में बात करें तो एक रिएक्टेंट तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, कॉपर ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड बनाया। अब देखो कॉपर ने ऑक्सीजन यहाँ पर ले लिया तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो कॉपर ने जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो ये Cu कॉपर ऑक्साइड ये किस में आ गया, किसकी फॉर्म में आ गया, सॉरी यहाँ पर आना था, कॉपर देखो ये रिड्यूस हो गया Cu में, क्योंकि इसमें से इसके पास Cu के पास चला गया, तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ गया, ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन ने ले लिया, तो CuO से ये सिर्फ Cu रह गया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। सिमिलरली देखो इन दोनों एग्जाम्पल्स में भी हमने एक जगह ऑक्सीडेशन हुई है और एक जगह रिडक्शन हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट, ऑक्सीडेशन के और एग्जाम्पल्स क्या हैं। ऑक्सीडेशन के और एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ में, एक तो है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, यानी कि जब जंग लग जाता है, जैसे कि इसमें कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आप लोहे को बाहर धूप में मॉइस्ट एनवायरनमेंट में छोड़ देते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। या फिर हम बात करते हैं जैसे कि सिल्वर पे ब्लैक ब्लैक कलर के कोरोजन हो जाता है, चांदी जो है काली पड़ जाती है, या फिर जो कॉपर है वो ग्रीन पड़ जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये जो मेटल है ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए कोरोजन होता है, जिसके करके बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन अब नुकसान है तो हम ह्यूमन से हमने हर चीज़ का इलाज निकाल रखा है, तो कोरोजन का इलाज क्या है, यानी कि हम इसके ऊपर किसी ना किसी चीज़ की कोटिंग कर दें। तो कोटिंग कर देते हैं हम सब्सटेंसेस के ऊपर, जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर लेते हैं। जैसे कि हम आयरन पे क्या करें, पेंट कर दो,
और इन पर सिल्वर और कॉपर पे मुझे सर्च करके बताना आप कमेंट सेक्शन में कि हम क्या किस चीज़ से हम इन पे कोटिंग करते हैं जिससे हम इनकी रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी होता है जैसे कि जो ऑयली फूड्स होते हैं, ऑयली फूड होते हैं, उसमें क्या होता है, वो मतलब देखो सील जाते हैं ना, पैकेट सील जाते हैं ना। जैसे कि आपने चिप्स का पैकेट खाया, उसको खुला छोड़ दिया, तो देखो उसके बाद एक दो दिन बाद देखो कि ये तो सील गई, ये तो मॉइस्ट हो गई। तो वो मॉइस्ट क्यों हो गए, उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। जो ऑयली फूड है ना, जब वो ऑक्सीडेशन उसका होता है ना, तो उससे क्या होता है कि उसमें बहुत ही गंदी फॉल स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है, उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। तो इसका इलाज क्या है, हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करें। अब एक होमवर्क ये है कि एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से काम करते हैं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। एंड दिस इज़ फॉर टुडे। आज हमने ये कंप्लीट चैप्टर विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जितना भी ये चैप्टर है हमने उसको कवर अप कर लिया है। आप अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब लिख देना पीडीएफ की, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। और अगर आप इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाते हो तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी 13 के 13 चैप्टर्स हो सके तो डेली, वरना एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड करके मैं आपको जल्दी जल्दी साइंस पूरी रिवाइज करा दूंगी। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।